हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस खत्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं कार्यपालिका, यानी जो है ये बीए फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो है द एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है और उसका क्या रूल रेगुलेशन है। तो उसके बारे में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आध्यात्मक जो है शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की स्थापना करता है। और आध्यात्मक जो है शासन प्रणाली में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, और राष्ट्र के कार्यपालिका शक्तियों की राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति इंग्लैंड के जो है महारानी की तरह नाम मात्र का शासक न होकर वास्तविक शासक होता है। यानी राष्ट्रपति देखा जाए तो अमेरिका में वास्तविक शासक होता है, लेकिन इंग्लैंड में महारानी जो होती है सिर्फ नाम मात्र का होता है। चाहे इंडिया में राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र के ही होते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर नाम मात्र की नहीं है, वास्तविक सारी शक्तियाँ जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे शक्तिशाली का प्रतिष्ठित पद है। इसमें जो है आग ने बात साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक होता है। यह कोई नाम मात्र मुखिया नहीं है, तो इसकी शक्तियां का वास्तविकता है, ठीक है। इसमें बहुत से साइंटिस्टों का यही विचारधारा है। चाहे हम सिडनी के नाम ले तो सिडनी ने अपने शब्दों में यही बात बोला था कि यह संघीय अधिकार शक्ति का एक केंद्र तथा राष्ट्रीय एकता का चिन्ह बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी गुट के नेता होने के कारण जो है राष्ट्रपति के पद को एक नया विश्व संबंधी आचरण प्राप्त हुआ है। इसे इस पद का विश्व के हर भाग पर जो है प्रभाव पड़ा है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव विधि का, तो आपको ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। यानी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर की जितनी भी कार्यप्रणाली होती है वो सारे के सारे राष्ट्रपति के पास निहित होती है, और राष्ट्रपति को सभी कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी गई है। वह देश के वास्तविक शासक कहलाता है। मंत्रिमंडल को बनाने में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी से विचार विमर्श के बिना भी अपना मंत्रिमंडल की जो है संरचना तैयार कर सकता है। जैसे भारत में जो है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की संरचना तैयार करता है, वो ऐसे ही राष्ट्रपति जो है अमेरिका में अपने मंत्रिमंडल की जो है स्वतंत्र रूप से गठन करता है। मंत्रिमंडल की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी देखा जाए तो भारत में 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यही अमेरिका में देखा जाए तो 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का जो है नामांकित की जाती है। अगर बात करें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, देखिए सबसे बात इनमें यहाँ पर यही आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए।
तो कहते हैं संविधान का अनुच्छेद 2 और 1 के अगर अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है, जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यानी नेचुरल बॉर्न ऑफ सिटीजन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ योग्यता में आती है। दूसरी बात आता है उसकी आयु कम से कम जो है 35 वर्ष हो चुका हो, यानी आयु की जो अगर बात करें तो 35 वर्ष पूरे होना जरूरी है। वह कम से कम 14 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो, कम से कम 14 वर्ष तक निवासी होना अनिवार्य माना गया है। उसमें वह सभी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक होती है, यानी मतदाता की जितनी भी योग्यता है वो राष्ट्रपति के पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि बात यहाँ पर करें उपराष्ट्रपति के लिए भी योग्यता निश्चित की गई है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर जाने या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति ही जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है और आपके लिए जानना भी जरूरी है। कहते हैं राष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य भत्ते किस प्रकार की होती है, यानी सैलरी एंड अलायंस क्या मिलती है। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का विश्व का जो है सबसे शक्तिशाली चुना हुआ अधिकार है, वहाँ इनकी वेतन भी सबसे अधिक ही होती है। इनका वेतन तथा भत्ते इसकी अवधि के आरंभ से ही निश्चित कर दिए जाते हैं और बाद में उन्हें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम पद अवधि की बात करें, टर्म ऑफ द ऑफिस, तो कहते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब राष्ट्रपति पद का काल का विशेष विचार विमर्श आरंभ हुआ तो इस संबंध में 3 राय दी गई थी। यानी आपको पता ही है कि इसका जो निर्माण हुआ संविधान का फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही हुआ था। राष्ट्रपति के भी सारे कार्य यहीं पे निश्चित किया गया था। इसमें हेर्मिस्टन ने जीवन काल का सुझाव दिया। किसी ने यह सुझाव दिया कि वह जब चाहे अथवा ठीक कार्य करे तब तक अपने पद पर कायम रह सकता है, परंतु अधिकांश प्रतिनिधियों का यह विचार था कि इसकी निश्चित अवधि हो। एक समय तो लगभग यह निर्णय हो चुका था कि राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए चुना जाए, परंतु पुण्य चुनाव न लड़े। परंतु अंतिम रूप में उसकी अवधि 4 वर्ष कर दी गई और पुण्य चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये बाद में फैसला आई, लेकिन कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ने तीसरी बार चुनाव लड़ना अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बनने का परामर्श स्थापित हो गया। जेफरसन ने भी ऐसे ही किया, परंतु जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 4 बार राष्ट्रपति बनकर इस प्रथा को तोड़ दिया। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिस कारण उस समय किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनना उचित नहीं समझा गया। परंतु युद्ध के पश्चात जनमत के इसका विरोध हुआ, यानी जनमत ने इसका विरोध कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में कांग्रेस ने इस संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अवधि के मध्य किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या किसी कारण से पद त्याग देने पर राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहे तो वह केवल 1 बार ही पुण्य चुनाव लड़ सकता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक केवल पूरे 10 वर्ष राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। कहते हैं 1951 ईस्वी में इस संशोधन को राज्य की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई और संविधान में इसे 22वें संशोधन के रूप में सम्मिलित भी किया गया। यह निश्चित हो गया कि एक व्यक्ति अवधि के मध्य किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या किसी और कारण से पद त्याग देने पर राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहे तो वह केवल 1 बार ही पुण्य चुनाव लड़ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 वर्ष राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति कैनेडो की हत्या होने पर जो है 23 नवंबर 1963 को उपराष्ट्रपति जॉनसन ने राष्ट्रपति पद का भार संभाला था और 22 जनवरी 1965 तब तक अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने कुल 14 महीने राष्ट्रपति पद का काम किया, अर्थात 2 वर्ष से कम। इसलिए यदि वह चाहते तो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि पदावधि जो होती है टर्म ऑफ ऑफिस कैसी होती है कि मान लीजिए कोई अगर 2 साल से कम रहा है, लेकिन किस कंडीशन में, या तो मृत्यु हो गया हो या अभियोग द्वारा हटा दिया गया राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए वो 24 महीने से अगर
कहते हैं अगर 22 महीने या 23 महीने भी राष्ट्रपति पद पर रहा हो तो वो 2 बार चुनाव लड़ने के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए उसने अगर 24 वर्ष से 25 वर्ष तक किया, यानी 24 वर्ष तक 2 साल तक कर लिया है कंप्लीट, तो सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होगा। तो इसमें क्लियरिटी आ जाती है कि अगर बंदा अगर 2 साल से कम अगर हो जाता है, कम आ जाता है, तो उसका मतलब है कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना जो है चुनाव लड़ सकता है। यानी देखा जाए तो टोटल 4-4 वर्ष की होती है, तो यानी 10 जो है पूरा इसका 10 साल अवधि रखा गया है राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत होना। यानी 10 साल तक कोई भी व्यक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान बनाया गया है। आगे है उत्तराधिकारी। यदि बात करें हम उत्तराधिकारी की यानी सक्सेशन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है और इसके लिए निर्वाचन हर लीप वर्ष में ही होती है। यदि राष्ट्रपति पद किसी कारण मृत्यु, त्याग पत्र या पदच्युत या उत्तरदायित्व निभाने के अयोग्य के कारण खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का जो है नया चुनाव उसी समय नहीं किया जाता है। वह निर्वाचन तो लिपि वर्ष में ही होगा जब तक राष्ट्रपति पद कोई और संभालेगा। यह संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। इसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा या केवल जो है स्थापन राष्ट्रपति इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। कथा 1841 में जब उपराष्ट्रपति जॉन टायलर्स के सामने यह समस्या आई तो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ उठा ली और राष्ट्रपति की सारी शक्तियां ग्रहण कर ली। इसे एक प्रथा का निर्माण हो गया, तभी से इसकी जो है संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। किंतु यदि राष्ट्रपति बीमार या अन्य जो है अल्पकालिक अयोग्यता के कारण अलग हो जाता है तो जो है उपराष्ट्रपति केवल स्थानांतरण राष्ट्रपति के पद के रूप में ही कार्य करेगा, यानी सिर्फ उसका हाथ बढ़ाएगा और राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। इस धारणा की पुष्टि जो है 20वें संशोधन की भाषा से ही होती है। संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी कारण अपने पदों पर न रहे तो कौन सा जो है अधिकारी राष्ट्रपति पद संभालेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस ने जो 1886 के कानून द्वारा उत्तराधिकारी की एक लड़ी तैयार कर ली थी। 1946 में ये अन्य कानून द्वारा इस क्रम को तब्दीली कर दी गई और उपराष्ट्रपति के पश्चात क्रमानुसार 14 अधिकारियों की लड़ी में से जो अधिकारी पद को संभालेगा उनमें पहले 2 इस प्रकार हैं। पहला तो उनको बनाया जाएगा जो प्रतिनिधित्व सदन के अध्यक्ष होंगे, यानी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा होगा सीनेट के अल्पकालिक अध्यक्ष, यानी प्रेसिडेंट प्रो टेम्प ऑफ द सेनेट। तो कहते हैं अगर वैसे देखा जाए तो 25वें संशोधन के पश्चात यह संभालना बहुत कम हो गया कि समय पर कोई उपराष्ट्रपति न हो तो उस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार दे दिया गया है। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति उस पद के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, पर उसकी नियुक्ति कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से अनुमति दिए जाने पर ही होगा। तो ये जो बात थी वो जो है कांग्रेस के दोनों सदनों के ऊपर डिपेंडेबल कर दी गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गई। यदि बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का तो ये भी थोड़ा सा विचित्र ही देखा जाता है। अगर हम देखें तो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में इस विषय पर बहुत विवाद भी हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाए। कई प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाए, परंतु बहुमत इस विधि के विरुद्ध था क्योंकि उसे भड़कीले भाषण करने वाले साधारण जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके किसी गलत व्यक्ति को जो है चुनाव करवा सकते हैं। तो यानी भड़काऊ भाषण से तो हो जाता है कि कभी कभी नागरिक भी जो है बहक जाते हैं। संविधान निर्माता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक शांतिमय वातावरण रखना चाहते थे जहां राष्ट्रपति गुणों के आधार पर चुना जाए। कई प्रतिनिधियों को यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा चुना जाए, परंतु यह सुझाव भी रद्द करना पड़ा क्योंकि एक तो यह शक्तियों की पृथकीकरण के सिद्धांतों को उल्लंघन करता था और दूसरी कांग्रेस द्वारा जो है चुना हुआ राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं हो सकता था। अंत में सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाए। अब बात यहां पर आती है कि राष्ट्रपति चुनाव की विधि इस प्रकार है। कैसे है तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब हमारे लिए जानना बहुत रोचक होगा कि राष्ट्रपति की चुनाव विधि किस प्रकार होती है। कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल इलेक्टोरल कॉलेजेस के द्वारा होता है, जिसमें उस उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि कांग्रेस के दोनों सदनों में। चुनाव मंडल के सदस्यों का जो है चुनाव लीफ वर्ष के नवंबर के पहले सोमवार के पश्चात मंगलवार को होता है। एक राज्य को उतनी प्रधान नागी चुनावकार चुनने का अधिकार है जितने उस समय राज्य में से सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन के कुल सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार यदि एक राज्य में 2 सीनेटर और 6 प्रतिनिधि सदस्य चुनता है तो उसे 8 प्रधान चुनावकार चुनने का अधिकार होगा। पहले ये सदस्य राज्य के विधान मंडलों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु अब जनता की द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लग गए हैं। चुनाव मंडल के सदस्य जो है दिसंबर के दूसरे बुधवार को पश्चात पहले सोमवार को अपनी राजधानी में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत डालते हैं। निर्वाचकों को वोट डालते समय यह देखना पड़ता है कि वह ऐसे 2 व्यक्तियों के पक्ष में अपना वोट नहीं डाल सकते हैं जो एक ही राज्य के निवासी हो। वह वोटें फिर सीनेट के अध्यक्ष को भेज दी जाती है, जो दोनों सदनों के सदस्यों की उपस्थिति में इसकी गणना करता है। जो उम्मीदवार समस्त बहुमत ले जाए वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यदि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार कुल जो है पेड़ वोटों की स्पष्ट बहुसंख्या प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधि सदन के सदस्य करते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात यहाँ पर करें कि यहाँ जो होता है सारे चीज़ जो है प्रतिनिधियों के सदन के सदस्य व्यक्तिगत रूप से जो है मतदाता नहीं करते हैं, तो राज्य के आधार पर एक राज्य को एक वोट प्राप्त होती है। प्रतिनिधि सदन के सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति चुनता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसी दशा में अधिक वोट प्राप्त करने वाले 2 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को सीनेट द्वारा उस राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और सीनेट के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है। यदि प्रतिनिधि सदन भी किसी एक व्यक्ति को बहुमत से राष्ट्रपति न चुन सके तो 4 मार्च को पश्चात उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का अधिकारी बन जाता है। यह विधि है जिसके आधार पर अमेरिका के संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहते हैं। उन्होंने यह परोक्ष विधि इसलिए अपनाई कि राष्ट्रपति के चुनाव में भावनात्मक आवेशों आदि के तत्व न आए, परंतु लास्की के शब्दों में संविधान बनाने वाले विशेष रूप से राष्ट्रपति को चुनने के लिए अपनाए गए ढंग पर मान करते थे, किंतु उनकी आशाओं में और अधिक किसी के संबंध में ही उन्हें इतनी निराशा नहीं हुई। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं द फाउंडर ऑफ द Constitutional were especially proud of the method they adopted to the closing of president, and the known of their expectation has been to the morally discouraged to the disappointed। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। अब बात करते हैं हम चुनाव का वास्तविक रूप। तो इसमें चुनाव के वास्तविक रूप का यही बात आता है द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन एज द वर्क। राष्ट्रपति चुनाव में संबंधी विधि जिसके हमने ऊपर वर्णन भी किया जाना भी वास्तव में नहीं है। इसमें कोई महान परिवर्तन नहीं किए गए, परंतु इस विधि को जो है संबंधित कुछ ऐसे परंपराएं ने जन्म लिया है जिन्होंने इस विधि के सार को ही परिवर्तित कर दिया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से नहीं होता है, तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नागरिक करते हैं। यानी कहते हैं सब कुछ बदल दिया गया है। बात करें अगर हम सन जो है 1800 ईस्वी में जब राजनीतिक दलों का जन्म हो गया तो राष्ट्रपति के चुनाव विधि बिल्कुल ही बदल गई। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य निसंदेह अब भी लोगों द्वारा चुने जाते थे और इस दल द्वारा खंड किए गए राष्ट्रपति के पद को उम्मीदवार को वोट डालने के लिए शपथबद्ध होते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनावकार तो केवल मशीनी व्यक्ति होते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता है। नागरिक किसी भी प्रधान नागरिक चुनावकार को इससे वोट नहीं देते हैं कि वह उनकी प्रतिनिधित्व हो, अतुल उसे पार्टी लेवल को वोट डालते हैं जिस पार्टी ने उसे खड़ा किया है। इस प्रकार अब चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं रहा, अतुल ये जो है प्रत्यक्ष बन गया है। इसमें जो प्रोफेसर लास्की ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की स्थिति केवल कठपुतलियों के समान हो गई है। उनका काम केवल यह रह गया है कि उनके दल ने राष्ट्रपति के पद के लिए जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसका पक्ष अपना मत डाल दें। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज़ बी बिकम ऑटोमेटिक द मेयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पार्टी चूज ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट।
यानी कहा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव अब गंभीर वातावरण में नहीं होता है जैसे कि संविधान बनाने वाले चाहते थे। अब तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महान घटना सिर्फ बन के रह गई है। यदि बात करें राष्ट्रपति चुनाव की अवस्थाओं की, द स्टेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिकन राष्ट्रपति को इस 5 भागों में बांट सकते हैं। उम्मीदवार का चुनाव, चुनाव प्रचार, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का चुनाव, वोटों की गणना और नए राष्ट्रपति पद का संभालना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि उम्मीदवार का चुनाव यानी नॉमिनेशन ऑफ द पार्टी कैंडिडेट। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और जो है डेमोक्रेटिक। 2 तरह के पार्टी होते हैं दोस्तों, याद रखना ये बहुत जरूरी है। रिपब्लिकेशन एंड द डेमोक्रेटिक अपने राष्ट्रीय सम्मेलन करके अपना जो उम्मीदवार निश्चित करते हैं और इससे जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में हर राज्य में प्रतिनिधि आते हैं और उनका चुनाव राज्य के सम्मेलन अथवा जो है प्रधानगी प्राइमरिया प्रेसिडेंट प्राइमरीज करती है। ये प्रतिनिधि जितनी गणना 3,000 से लेकर 4,000 तक होती है और एक बड़े जो है सामियानों या हॉल में बैठते हैं जिसमें शोर मचा रहता है, झंडे झंडियों और बैंड बजाओं के स्वर से हर तरफ जो है रौनक लगी रहती है। कई बार तो हाथापाई भी हो जाती है। तो यह स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में उम्मीदवार का चुनाव शांत मन से नहीं हो सकता है। वास्तव में उम्मीदवारों का चुनाव बड़े हॉल से दूर दल के बड़े नेता कर रहे होते हैं। नामांकित उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्मेलन का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे। यदि पहले मतदान में कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता तो फिर मतदान होगा और वह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता। अंत 1912 में डेमोक्रेटिक दल के अपने उम्मीदवार विल्सन को 5 दिनों के पश्चात जो है 46 मतदान पर चुनाव हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आज खड़ी हुई है। उसके पश्चात है चुनाव प्रचार, द इलेक्शंस इज अ कैंपस कैसे लगाई जाती है। तो राजनीतिक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं तो इसके पश्चात राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए प्रचार शुरू होता है। कहते हैं प्रत्येक पार्टी प्रचार युद्ध जीतने के लिए हर शहर में अपने जो है दफ्तर खोलती है। पार्टी के चुनाव कार्यक्रम को छाप कर जो है उम्मीदवारों की जो है जीवन निया बनाकर हर मतदाताओं को पहुंचाने का यत्न किया जाता है। पार्टी को जो है कार्यकर्ता घर घर जाकर मित्रों के द्वारा पार्टी देकर और रेडियो और टेलीविजनों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। उन दिनों डाक का बड़ा भाग चुनाव संबंधी सामग्री होती है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार देश के तूफानी दौर करते हैं। स्थान स्थान पर अपनी जो है मोटरों की छतों पर खड़े होकर ये प्रचार करते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्मों पर नागरिकों को भाषण देते हैं। अब इस प्रचार के अंत में दोनों उम्मीदवार को टेलीविजन के सामने अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और दोनों उम्मीदवारों में एक खुली बहस भी होती है ताकि नागरिक उनकी योग्यता, व्यक्तित्व और विचारों के आधार पर निर्णय कर सके। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आता है। उसके पश्चात यहाँ पर आता है चुनाव मंडल का चुनाव, यानी चुनाव मंडल का चुनाव कैसे होता है। सिलेक्शन ऑफ द इलेक्टर, राष्ट्रपति का चुनाव निर्णायक मंडल के द्वारा किया जाता है। जिसमें वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस वर्ष जो है नवंबर के पहले सोमवार के पश्चात मंगलवार को चुनाव मंडल के सदस्य का चुनाव किया जाता है। 1996 ईस्वी में चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों की कुल संख्या 538 थी, यानी 538 थी और जो है 435 प्रतिनिधि सदन के बराबर और 10 यूनिट के बराबर तथा 3 सदस्य कोलंबिया के जिले से थे। 23वें संशोधन द्वारा जो है कोलंबिया के जिले के 3 निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भेजने का अधिकार दिया गया था और इसे हर 18 वर्ष जो है नागरिक मत का अधिकार प्रयोग करता है, यानी 18 वर्ष का नागरिक जो है मत का अपना अधिकार प्रयोग कर सकता है। राज्य इन चुनावकारों का चुनाव व्यक्तिगत रूप से नहीं हो करते हैं, अतुल जो है सूची प्रणाली के आधार अनुसार एक समूह के रूप में करते हैं। वोट किसी उम्मीदवार को नहीं दिया जाता है, अतुल पार्टी को दी हुई सूची के समर्थन में डाला जाता है। सैद्धांतिक रूप से जो वोटर निर्वाचन मंडल के सदस्य का जो है चुनाव करते हैं, परंतु सत्य यह है कि सीधे राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे होते हैं क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट होता है कि कौन सा जो है चुनावकार किस पार्टी के नामांकित उम्मीदवार के दल से संबंधित है और इस कारण ये चुनावकार एक जो है रिकॉर्डिंग मशीन बनकर रह गए हैं। इस प्रकार जब चुनावकारों का चुनाव हो जाता है तो उस समय ये स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए और कौन सा जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। निसंदेह राष्ट्रपति का चुनाव इस चुनाव के 5 सप्ताह बाद में होता है। तो ये बहुत काफ़ी विचित्र है।
यदि करें बात हम वोटों की गणना की तो वो भी थोड़ा सा ही उसी प्रकार है। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के मतदान के पूर्व ही यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, परंतु संवैधानिक विधि के पुण्य करने के लिए चुनाव मंडल के सदस्य दिसंबर के दूसरे जो है बुधवार को अपने अपने राज्य की राजधानी में बैठकर वोट डालते हैं। वो वोटें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी को दी जाती है। वहाँ सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के सदस्य का प्रतिनिधित्व सदन के सदस्यों की उपस्थिति में गिनते हैं। राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए आवश्यक है कि कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे। यदि ऐसा होता है तो उम्मीदवार में से 3 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अधिक मत मिले होते हैं प्रतिनिधित्व सदन राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति का चुनाव करते समय प्रतिनिधि सदन में 2/3 राज्य के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, अर्थात 50 राज्यों में से कम 33 राज्य के प्रतिनिधि सदन में अवश्य उपस्थित होने चाहिए। जब प्रतिनिधि सदन चुनाव करता है तब प्रत्येक सदस्य का एक वोट न डालकर एक राज्य एक वोट डालता है। जीतने के लिए 26 राज्यों का मत मिलना अनिवार्य है। यदि विधि 3 बार अपनाई गई है, उदाहरण के लिए अगर 1824 में प्रतिनिधि सदन के राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ा, प्रतिनिधि सदन के जो है क्वाल्टर एडम्स को राष्ट्रपति चुना। यदि राष्ट्रपति के चुनावकार उपराष्ट्रपति के पद जितने सबसे अधिक वोट लिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं देते हैं, तब वो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से एक से सीनेट के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनेंगे। प्रत्येक सदस्य की एक वोट होगी। यदि इसी विधि से केवल एक बार जो 1837 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इसी बेस पे, तो कहते हैं 1976 ईस्वी में डेमोक्रेटिक्स पार्टी के जो है उम्मीदवार जिम्मी कार्टर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार फ्रेड को हराया और कार्टर ने 23 तथा फ्रेड को 27 राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्टर को न्यूयॉर्क, टेक्सास तथा ओहायो जैसे बड़े बड़े राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्टर को निर्वाचक मंडल के कुल जो है 539 मतों में से जो है 297 मत मिले, जबकि फ्रेड को जो 241 मत ही तरफ प्राप्त हुआ। और 1980 में चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो रीगन्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मी कार्टर को बुरी तरह से हराया। पद पर रहते हुए हराने वाले कार्टर डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले उम्मीदवार थे। रीगन को निर्वाचन मंडल में जो है 538 मतों में से जो है 489 मत मिले, जबकि जिम्मी कार्टर को केवल 49 मत ही प्राप्त हुआ। अब कहते हैं 1984 की बात करें तो चुनाव में राष्ट्रपति रीगन्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वॉल्टर एफ मैंडल्स को हराया और राष्ट्रपति रीगन के निर्वाचन मंडल के 538 मतों में से 525 मत मिले, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य को जो था बहुत ही कम मिला, यानी उम्मीदवार को मंडल को केवल जो है 13 ही मत मिले। तो इस प्रकार जो हुआ ये चुनाव हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यदि बात करें यहाँ पर नए राष्ट्रपति का जो है पद संभालना, यानी इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो नए चुने हुए राष्ट्रपति को पद संभालने का जो है रस्म 20 जनवरी को बाद दोपहर को होता है। यह तिथि 20वें संशोधन के आधार पर जो 1933 में निश्चित की गई थी। इससे पूर्व नया राष्ट्रपति 4 मार्च को पद संभालना होता है, परंतु इसे चुनाव पद संभालने से लंबा समय पर जाता है, इसलिए संविधान में संशोधन किया गया और राष्ट्रपति पद संभालने पर जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई शपथ ग्रहण करता है। चुनाव विधि के जो है आयोजन, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द इलेक्शन सिस्टम, जिस विधि के अनुसार आज अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसकी कई पक्षों ने आलोचना भी किया है, जो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहली बात आता है निर्वाचन का जो है अस्तित्व नाम मात्र, नॉमिनेट ऑफ एक्सक्लूडेड ऑफ द इलेक्टर। यह चुनाव शांतिपूर्वक तथा जो है भावना से रहित वातावरण में नहीं होता है। संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति का चुनाव मंडल बनाकर यह ही सोचा था कि जनता के प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को गुण और दोषों पर शांत मन से विचार करके इस पद के लिए किसी योग्य प्रत्याशी को चुनेंगे, परंतु आज इससे बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। निर्वाचन मंडल के सदस्य अपनी अपनी पार्टी के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, जिनका केवल यही काम है कि वे आंखें बंद करके अपने उम्मीदवार को वोट डाल दें। 1820 ईस्वी के पश्चात कभी भी किसी सदस्य ने अपनी इच्छा अनुसार वोट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए यह चुनाव प्रणाली बिल्कुल ही अर्थ रहित हो गई है। यानी आज इसका समय में कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ कहते हैं जिसका लाठी उसी की भैंस जैसा बराबर हो गया है। इसमें जो है प्रोफेसर वैगन ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले निर्वाचक केवल जो है पोस्टरमैन का दर्जा रखते हैं। संयुक्त राज्य में
जनता इस संस्था को कोई महत्व नहीं देती है। अमेरिकन प्रणाली में शायद कोई अन्य संस्था है जहां औपचारिक और वास्तविक शक्ति में इतना भेद पाया गया हो। यह पद इतना शक्तिहीन है कि इसके प्राप्त करने की इच्छा किसी में नहीं पाई जाती है। यदि बात करें इसकी दूसरी पॉइंट की, तो अल्पसंख्यक पद राष्ट्रपति यानी मिनिस्ट्रीज ऑफ प्रेसिडेंट निर्वाचन मंडल में होने वाला यह दोष है कि इससे कई बार अमेरिकन मतदाताओं का जो है किसी उम्मीदवार के पक्ष में बहुमत न होने पर भी वह प्रधान बन जाता है। यह संभव है कि किसी पार्टी के उम्मीदवार का राज्य में थोड़े थोड़े बहुमत से विजय प्राप्त हो जाए और कुछ राज्यों में उसे भारी बहुमत से हार हो। तब यह संभव है कि उसकी नागरिकता के मतों के बहुमत समर्थन प्राप्त न हो, परंतु वह निर्वाचन मंडल में बहुमत ले जाएगा। उदाहरण के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को राज्य में जो है कम से 1,61,00,000 मत मिले थे, जबकि अगर निर्वाचन मंडल के केवल जो है 25 जग उम्मीदवारों को जो है 16 लाख मत मिले थे। इसका यह अर्थ होगा कि पहले राज्य के रिपब्लिकन पार्टी सदस्यों को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार से बहुत अधिक मत मिले, परंतु निर्वाचन मंडल ने कि केवल 20 मत ही मिलते हैं। यदि चुनाव इसी ढंग से चलता रहा तो इसका अर्थ यह होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को जनता को अधिक मत मिलने के बावजूद भी निर्वाचन मंडल कम मत मिलेगा और यह चुनाव हार जाएगा। तो ये बहुत ही विचित्र बात यहाँ पर जो है दर्शाई जा गई है, जो कि कहते हैं आज जो है अमेरिका का जो है बिल्कुल ही राष्ट्रपति चुनाव में जो है साफ जो बहुमत नहीं मिलती है, सिर्फ वहाँ पर जो है पार्टियों की अपनी कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यदि बात तीसरी पॉइंट की करें तो चुनाव में लोगों की कम रुचि। आजकल जो है इस चुनाव में लोगों की कम रुचि देखने को मिला है। अमेरिकन में राष्ट्रपति चुनाव में लोग अधिक रुचि नहीं रखते हैं। अनेकों मतदाता वोट डालने जाते ही नहीं हैं। ठीक है, कहते हैं 1980 में राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 52.3 मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था। सामान्यतः 60% से भी कुछ ही मतदाता वोट डालते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसे कुल मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अब लोग भी इससे दूर अब भाग रहे हैं। यदि बात करें खर्चीली विधि का, एक्सक्लूसिव ऑफ मेथड, तो ये बात कोई बुराई नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव विश्व में सबसे खर्चीला है। समस्त देश राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव क्षेत्र होता है। उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया जाता है। चुनाव में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अमीरों का खेल बनकर रह गया है। यानी गरीब व्यक्ति वहां के जो है कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आज जो है अमीरों का ये सब खेल बन गया है। छोटे राज्यों की उपेक्षा की जाती है इसमें। इग्नोरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में पद्धति को इसलिए भी दोषपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे राज्य का अपेक्षा की जाती है। उदाहरणतः अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से केवल 12 राज्य में से ही निर्वाचन मंडल के जो है 538 सदस्यों में से जो है 279 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए प्रत्येक जो है राजनीतिक दल जो है केवल 12 बड़े राज्य में ही निर्वाचित मंडल रहते हैं, यानी 12 बड़े राज्यों का अधिकार महत्व होता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे राज्य उपेक्षित रह जाते हैं। तो ये भी बहुत विचित्र बात यहाँ पर आगे आया है कि छोटे राज्यों को यहाँ प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ 12 राज्य के सदस्यों को ही चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। बात यहाँ करें राष्ट्रपति चुनाव में सुधार की, तो कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में सुधार करने के कई विचार दिए गए हैं पर कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले विचार यह दिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा किया जाए। यह प्रणाली साधारण भी है, प्रत्यक्ष भी है और लोकतंत्र के जो है नियमानुसार भी है, परंतु इस विचार का विरोध छोटे छोटे राज्यों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यदि इस विचार को मान लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि छोटे राज्यों की महत्ता कम हो जाएगी और इस विरोधता के कारण उसकी व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता। दूसरा सुझाव यह है कि निर्वाचन मंडल के सदस्य का चुनाव राज्य के आधार पर न होकर जिले के आधार पर होना चाहिए, परंतु इस सुझाव को भी व्यवहारिक रूप देने के कोई कठिनाई आती है, जिसके कारण यह सुझाव को भी लागू नहीं किया जा सकता। अंततः राष्ट्रपति चुनाव का जो है वर्तमान विधि से ही हुआ करेगा और इसके दोष भी इसके साथ ही चलेगा। अब बात आ जाती है कि राष्ट्रपति को पद को हटाने की विधि क्या है। तो कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए अर्थात 4 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है, परंतु यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है
देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी आदि बड़े अपराध करता है, तब उसको जो है महाभियोग को द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव कांग्रेस के निचले सदन में पेश किया जाता है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पास कर दे तो सेनेट इस पर विचार करेगी और एक न्यायालय की तरह सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपनी ही सफाई पेश कर सकता है। यदि सेनेट में भी 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को दोषी ठहरा दे तब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 राष्ट्रपति श्री एंड्रोस जॉनसन पर जो 1868 ईस्वी में बिल क्लिंटन ने 1998 में पर महाभियोग चलाया गया था, परंतु दोनों बार आवश्यकता बहुमत न मिल पाने के कारण महाभियोग का प्रस्ताव पास न हो सका और यह विधि बहुत कठिन है और इसलिए कोई भी राष्ट्रपति इस विधि के अनुसार नहीं हटाया गया। यानी अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं आई जब इस राष्ट्रपति को हटाया जा सके। अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, यानी पावर एंड पोजीशन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखिए ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति पद का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। बेशकली हमने ये जाना भी कि उसमें जो है आज बहुत बुराइयों का सामना कर रहा है और बहुत सी बुराइयों ने उसका स्थान ले लिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति का भी शक्तिशाली होना जरूरी है। तो इसी विषय पे है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति क्या है। तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देश में आध्यात्मिक शासन प्रणाली स्थापित करता है और इसमें कार्यपालिका के मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। यानी कार्यपालिका की जितनी भी पावर होती है सब राष्ट्रपति के पास ही होता है, जिसके हाथ में सारी शासन जो है प्रबंधन की शक्तियाँ होती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति की संविधान को कार्यपालिका के सभी शक्तियों का मुखिया बनाया गया है और यह पद विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पद माना गया, यानी शक्तिशाली के साथ प्रतिष्ठित पद भी है। इसमें आग ने कहा था अपने शब्दों में कि अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक है और यह कोई नाम मात्र का मुखिया नहीं है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है, चाहे आप इंग्लैंड में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति होता है सिर्फ नाम मात्र का ही होता है, उसका कोई कार्य नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली है और कहते हैं ये नाम मात्र का मुखिया नहीं है तो इसकी शक्तियाँ वास्तविक ही भी है। इसे मुनेरो ने भी अपने शब्दों में यही बात रिप्रेजेंट किया था कि वह इतनी शक्तियों का प्रयोग करता है जितनी अभी तक जो है लोकतंत्र राज्य में किसी व्यक्ति से प्राप्त न की हो। ही द एक्सरसाइज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट द अथॉरिटीज एवर वालिड बाय ऑन मैन इज अ डेमोक्रेसी। इसकी शक्तियाँ प्रतिदिन बढ़ती गई है और डॉक्टर सिडनी ने भी यही शब्दों में कहा है कि यह संघीय सरकार अधिकार शक्ति का केंद्र और तथा जो है राष्ट्रीय एकता का चिन्ह भी बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी गुट के नेता होने के कारण राष्ट्रपति के पद को एक नया जो है विश्व संबंधी आचरण प्राप्त हुआ है, जिससे यह पद विश्व के हर भाग को प्रभाव पड़ता है। अमेरिकन राष्ट्रपति के पद जो है लक्षण भी अनोखे हैं। लस्की ने भी साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी विदेशी संस्था ऐसी नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। संयुक्त राज्य राष्ट्रपति लगभग राजा ही भी है और साथ में लगभग प्रधानमंत्री भी है, यानी ये अमेरिका में ही संभव है जो कि वो राजा भी हो सकता है और प्रधानमंत्री भी खुद ही स्वयं होता है। द नो इज अ फॉरगन इंस्टीट्यूशन विद देयर विच इज ऑन इन बेसिक सेंस इट्स कैन बी कंपेयर्ड टू बिकॉज ऑफ बेसिकली देयर आर नो कंपेरेबल फॉरगन इंस्टीट्यूशंस। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज अ बोथ मोर और लेस दैन टू किंग, ही इज आल्सो बोथ मोर और लेस दैन अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लेखकों ने राष्ट्रपति के 4 वर्ष के लिए चुना हुआ ताजहीन बादशाह भी कहा है, यानी ताज बेशकली नहीं है लेकिन फिर भी बादशाह है। ऐसे पद का विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है और यदि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यदि बात यहाँ करें राष्ट्रपति की शक्ति और उसके कार्य में तो कहते हैं फॉर्गन्स तथा जो है मैक हेनरी ने साफ शब्दों में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति लोकतंत्र राज्य द्वारा बनाए गए पदों में सबसे शक्तिशाली पद है। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल वी एवर टू द क्रिएट बाय द डेमोक्रेटिक नेशन। अमेरिका में राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति उसे प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं को सामने राष्ट्रपति को शक्तियां देने के समय 2 बात थी कि वे राष्ट्रपति को कम से कम इतनी शक्तियां अवश्य देना चाहते थे कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एकता बनाए रखे, क्योंकि उनका परिसंघ के संविधान के अंतर्गत एक कमजोर कार्यकारी का बुरा अनुभव
हो चुका था। परंतु दूसरी ओर जो थी वह राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां भी नहीं देना चाहते थे कि वह जो है जड़ द्वितीय बन जाए। इसलिए मनोरो के शब्दों में संविधान बनाने वाले राष्ट्रपति पद में जो है शक्ति और सुरक्षा के सम्मिलित करना चाहते थे। इसलिए उन्हें राष्ट्रपति को उचित शक्ति भी दी और साथ ही प्रतिबंध भी लगा दिया। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली चुना हुआ अधिकारी होता है। जैसे मनोरो ने भी कहा था कि जब उन्होंने अथवा संविधान बनाने वाले आज्ञा दी कि कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए, तब उन्हें यह कल्पना तक भी नहीं की थी कि उन्होंने अपने इस थोड़े से शब्दों में ऐसी शक्तियां दे दी है जो किसी भी व्यक्ति के पास लोकतंत्र राज्य में नहीं है। Then when the form of constitution describes to the executive power shall be vested and there is a president, there did not be realized that is someday this ninth world would be sharp to the constitutional and the largest amount of authorities ever to valid by any man of the democracy। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चाहे और जितने भी क्षेत्र में प्रभाव क्यों न हो, परंतु सबसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही मुखिया होता है। इसमें आग ने अपने शब्द में ये बात कहा था कि वह और कुछ भी हो जो है मुख्य कानून बनाने वाले दल का नेता जो है राष्ट्र के हितों का रक्षक राष्ट्रपति सबसे पहले एक प्रबंधक भी है। एंड ही माइट बी अ चीफ ऑफ रेगुलेटर्स पार्टी ऑफ लीडर जनरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव। यानी संविधान अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और कार्यकारी शक्तियों को हम आगे संक्षिप्त विवरण भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आता है कि कानून लागू करना और शांति की व्यवस्था बनाए रखना राष्ट्रपति के पहले कार्यकारी शक्तियों में से आता है। यानी राष्ट्रपति की पहली कार्यकारी शक्तियां है वह संघीय सरकार को बनाए हुए कानून को लागू करे और जो है देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें और उसके संविधान का दायित्व भी सौंपते हैं। देखते हैं कि कानून पूरी वफादारी के साथ लागू किया भी जाए। जब वह अपना पद संभालता है तो वह शपथ ग्रहण करता है कि वह संयुक्त राज्य में संविधान को बनाए रखेगा। राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार कांग्रेस के बनाए सभी कानून और सीनेट द्वारा मानी हुई सभी संधियों को लागू करना पड़ता है। राष्ट्रपति चाहे किसी कानून को अच्छा समझे चाहे न, उसको लागू करना उसका कर्तव्य है। परंतु व्यवहार में किसी कानून को कठोरता को लागू करना और किसी को नम्रता से लागू करना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। उदाहरण अगर हम देखें क्वीनलैंड और निकोनेल में शेरमन एंट्री ट्रस्ट लागू नहीं किया गया था। कहते हैं राष्ट्रपति अपने कानून को लागू करने के कार्य के निभाने के लिए 25 लाख से अधिक संघीय कर्मचारी की सहायता लेता है और इस कार्य में न्यायालय और सेवा भी उसकी सहायता करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर राष्ट्रपति कानून लागू करने के कर्तव्य के साथ ही वह यह कर्तव्य जुड़ जाता है कि वह सारे संयुक्त राज्य अमेरिका में शांति की व्यवस्था बनाए रखे। इस कार्य का आधार संविधान की उन धाराओं पर जिनके अनुसार संघीय सरकार हर राज्य में एक जो है गणतंत्र राज्य की गारंटी देगी और इस राज्य को बाहर से हुए आक्रमणों के विरुद्ध और घरेलू हिंसा के विरुद्ध रक्षा भी करेगा। जब किसी राज्य में जो है गणतांत्रिक सरकार के भय हो तो इसमें किसी विदेशी आक्रमण का भय हो तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अपनी मनमानी को हस्तक्षेप भी कर सकता है, यानी उसकी मनमानी भी चल सकती है। उसकी यह राज्य सरकार की प्रार्थना के जो है प्रतीक्षा करने की आवश्यकता उस समय नहीं रहती है जब बाहरी खतरे उस पर आता है देश पे। परंतु आंतरिक हिंसा के समय राष्ट्रपति तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि राज्य विधान पालिका की प्रार्थना करे तब कर सकता है। ऐसे में करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है कि घरेलू हिंसा में उसको वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जब तक राज्य स्वयं उसको इजाज़त न दे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी जो है 50 राज्य राष्ट्र जो है अमेरिका में अभी है और इसी वजह से जो है अमेरिका काफ़ी पावरफुल भी बना हुआ है। कहते जब इसका सम्मेलन न हो रहा हो तो जो है राज्यपाल प्रार्थना करेगा, परंतु यदि किसी आंतरिक गड़बड़ी के साथ संघीय कानून या संपत्ति के भय हो तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की प्रार्थना के बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश के लिए खतरा का विषय बन रहा है तो वो राज्य के आज्ञा के बिना भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यदि बात करें नियुक्तियां करने और हटाने की संबंधित शक्तियां तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बहुत है राष्ट्रपति के पास। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने कार्य में सहायता के लिए बहुत सिविल सैनिक दोनों प्रकार के जो है
कर्मचारी की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2 अधिकारी ही चुने जाते हैं, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारी, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति के मंत्री, राजदूत, कमिश्नरों के सदस्य, अटॉर्नी जनरल, टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी आदि आते हैं। इन सबकी नियुक्तियों में राष्ट्रपति किसी न किसी तरह हाथ होता ही है। इस अधिकार का द्वारा वह अपना कांग्रेस में जो है मान बढ़ा लेता है, यानी कांग्रेस में उसकी मान बढ़ जाती है और आवश्यकता के अनुसार जो है कानून भी पास करा सकता है। यानी कांग्रेस में कोई भी कानून होता है बहुत आसानी से पास कराने की शक्तियां आ जाती है। राष्ट्रपति कर्मचारियों की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है, क्योंकि इस अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। सभी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपतियों को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है और सीनेट अपनी स्वीकृति के लिए जो है नियुक्तियों को 2 भागों में बांटती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सीनेट की जो होती है प्रार्थना करनी पड़ती है और सीनेट ही के द्वारा ही भर्ती होती है। और मैं बता दूं कि सीनेट का मतलब यही होता है कि जो 50 राज्य हैं उसमें से 2-2 सदस्य जो होते हैं सीनेट के सदस्य बनते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में भी रखना है और समझना भी है कि सीनेट होती क्या है। तो कहते हैं सीनेट अपनी स्वीकृति के लिए नियुक्तियों को 2 भागों में बांटती है। यह जो है विधान संवैधानिक जो है नहीं, परंतु प्रथा पर आधारित होती है। पहले प्रकार की नियुक्तियां बड़ी ही नियुक्तियां हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री, राजदूत, कमिश्नर के सदस्य, सेनापति आदि। इस नियुक्तियों की ही विधि यह है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है और वो सीनेट उसकी उपस्थिति और वोट देने वाले सदस्य के बहुमत से उसके स्वीकार भी कर लेता है। जब उसकी नियुक्ति पूर्ण रूप हो जाती है तो सीनेट की इस स्वीकृति के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं बच जाती है। साधारणतः मंत्री की नियुक्ति में सीनेट हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि वह आवश्यकता है कि वह अच्छा प्रबंधन चलाने के लिए राष्ट्रपति अपनी मनमानी के मंत्री चुन सकता है। परंतु इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है सीनेट बहुत पूछताछ भी करती है और कई बार ये राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए व्यक्तियों को भी स्वीकृत नहीं देती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति सीनेट के साथ संबंध अच्छे हैं तो सीनेट उसकी नामांकित व्यक्ति को कम ही रद्द करती है। जनवरी 1993 में राष्ट्रपति क्लिंटन को अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मनोनीत जो बेडल का नाम वापस लेना पड़ा था, क्योंकि सुडेल वोडर्स ने अपनी घरेलू कार्य के लिए पेरू के एक ऐसे दंपति की मदद ली थी जो अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति क्लिंटन को जो है स्वीज जेनेटर रिनो को अटॉर्नी जनरल के पद पर मनोनीत किया। अमेरिका के इतिहास में स्वीज जेनेटर रिनो पहली महिला अटॉर्नी जनरल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है। अगर हम बात करें सीनेट की विनियमितता का, तो इसके विषय में भी आपको जान लेना जरूरी है कि सीनेट की जो है विनम्रता यही आती है कि छोटी नियुक्तियों के संबंध में सीनेट की स्वीकृति संबंधी एक प्रार्थना बन गई है, जिसके सीनेट की विनम्रता कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति ने हजारों की संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के विषय में जानना संभव नहीं है। नियुक्तियों के समय उसको अपनी पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधित्व पर विश्वास करना पड़ता है। इसलिए सीनेट में यह प्रथा बन गई है कि यदि राष्ट्रपति किसी स्थानीय नियुक्ति करते समय उस स्थान या उस राज्य के सीनेटर की स्वीकृति ले लेता है, तब सीनेट उस सदस्य का मुख रखते हुए उस व्यक्ति को ही स्वीकृति दे देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें हम पद से हटाने का अधिकार, तो वो भी राष्ट्रपति को शक्ति के रूप में प्राप्त है। तो इसमें यही है कि पद से हटाने का अधिकार, द पावर ऑफ द रिमूवल। संविधान इस संबंध में चुप है कि कर्मचारी को हटाने का कौन सा ढंग सही होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी को राष्ट्रपति को हटा सकता है या उसके लिए भी सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस ने कई बार यह असफल प्रयत्न भी किया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों में जो है हिस्सेदार बने, और कांग्रेस ने जो है 1867 और 1876 में कानून भी बनाया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति कई विभागीय कर्मचारियों को केवल सीनेट की स्वीकृति से ही हटा सकेगा। परंतु राष्ट्रपति विल्सन ने यह मानना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने प्रयोग के रूप में एक पोस्टमास्टर की नौकरी से निकाल दिया। यह अभियोग, जिसकी मेडल्स अभियोग कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिए गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी कर्मचारी को पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसलिए सीनेट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु राष्ट्रपति यह अधिकार असीमित नहीं है। वह कई प्रकार के कर्मचारी को पद से नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसके केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।
दूसरे, राष्ट्रपति प्रबंधन कमिश्नरों ने बोर्ड के सदस्यों को भी नहीं हटा सकता है। तीसरे, यह कर्मचारी को भी नहीं हटा सकता जो सिविल सेवाओं के अधीन नियुक्त हुए हैं और जिनकी भर्ती प्रतियोगिता की परीक्षा में हुई थी, उनको भी हटाने की प्रावधान जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है। यदि बात करें राष्ट्रपति कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। अमेरिकन राष्ट्रपति कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष है और अमेरिकन संविधान में मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी यहाँ पर जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल कुछ भी नहीं है। समस्त अधिकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो की गई है। राष्ट्रपति शासन के जो है कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जो है कुछ जो है सचिवों की नियुक्ति भी करता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों में सचिव ही होते हैं। इनकी संख्या आजकल 14 है और ये सब राष्ट्रपति के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं। उनकी स्थिति केवल वैधिक सहायता यानी पर्सनल असिस्टेंट की होती है तथा उनका कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति की जो है सहायता करना होता है। मंत्रिमंडल की सलाह माननी या न माननी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकता है और यदि मंत्री राष्ट्रपति के किसी निजी अथवा कार्य से सहमत न हो तो वह त्यागपत्र भी दे सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो अप्रैल 1980 में अमेरिकन राष्ट्रपति ने ईरान के अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए कार्रवाई की जो विफल रही और जिस पर विदेश मंत्री साइमन वेल्स ने त्यागपत्र दिया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति की यह कार्रवाई पसंद नहीं आई। उसके पश्चात बात करें यहाँ पर शासन के मुखिया के रूप में शक्तियाँ, तो शासन के रूप में मुखिया के रूप में शक्तियाँ भी कम नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन का मुखिया है और समस्त शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है। शासन का मुखिया होने के नाते यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की आज्ञा आदेश देता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कांग्रेस के पास किए गए कानूनों को लागू करे, तो यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे और कांग्रेस के पास किए हुए कानून को लागू करे। कहते हैं कानून तब तक व्यर्थ होती है जब तक राष्ट्रपति इसको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लागू नहीं करता है, परंतु इस कार्य के लिए वह शासन के भागडोर अपने हाथों में रखता है और कर्मचारी नियम और आदेश जारी भी करता है। यह एक विधानकारी कार्य है जिसके द्वारा वह शासन के जो नियमन की विधि निश्चित करता है। ये सभी नियम और आदेश जिनके प्रबंधन विधानकारी कहा जाता है वह व्यक्तिगत रूप से ही जारी नहीं करता, परंतु उसके अधीन विभागों के मुखिया भी जारी करते हैं, परंतु इस संबंध में द्वारा उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति पर ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें हम विदेशी संबंधों के बारे में शक्तियाँ, तो ये भी है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है विदेश नीति पर केवल राष्ट्रपति का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि विदेश नीति निश्चित करने में सीनेट को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है, क्योंकि सीनेट ही ऐसा है जो कि सारे कार्य के लिए सक्षम होता है। परंतु व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति का हाथ ऊपर रहता है और राष्ट्रपति ही विदेश संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र प्रतिनिधि और संवाहक के रूप में कार्य भी करता है। यदि बात करें हम विदेश नीतियों के निर्माण की, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि विदेश नीति का निर्माण करना राष्ट्रपति का अधिकार है और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीतियों की धारा बदलने का राष्ट्रपति को एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। जब वह कांग्रेस को अपने वार्षिक और विदेशी संदेश भेजता है तो कई राष्ट्रपति स्वयं जाकर कांग्रेस में भाषण भी देता है और कई लिखित संदेश भेज भी देता है। इस संदेशों के द्वारा ही संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी बड़ी नीतियां का आरंभ हुआ, जैसे विभिन्नता का नियम, मिनेरो सिद्धांत, कैनाडो के दिए हुए सिद्धांत आदि। राष्ट्रपति इन संदेशों को द्वारा भेजी हुई नीतियों के दूसरे देशों के साथ कांग्रेस की स्वीकृति या इसके बिना लागू भी करता है। कांग्रेस को विचार प्रकट करने का अधिकार है। वो अपनी कमेटियों के द्वारा विदेशी संबंध के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है, परंतु इसके संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सदैव यह प्रयत्न करता है कि सीनेट के विदेशी संबंधों की कमेटी की प्रतिनिधित्व सदन की विदेशी संबंधों कमेटी की जो है प्रसन्न रखे, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति सुखी रहता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की विरोधात्ता करना चाहे तो वो ऐसा कानून बना देती है जो राष्ट्रपति द्वारा आरंभ की गई विदेश नीति के विरुद्ध हो जाती है। तो कहते हैं यह तालमेल की बहुत जरूरी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपको देखा जाए तो उच्च न्यायालय हो। यदि बात करें अगली, तो कहते हैं संधि करने का अधिकार। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रहता है विदेशी संबंधों का महत्वपूर्ण पक्ष है संधि करने का अधिकार।
संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शक्ति के राष्ट्रपति और सीनेट के हाथों में बांट दिया गया है। राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता है, परंतु इन संधियों के लिए 2/3 बहुमत से सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। बिना सीनेट की स्वीकृति के किसी संधि को लागू नहीं किया जा सकता। सन 1919 में राष्ट्रपति विल्सन की वेल्स की संधि को सीनेट को स्वीकृति नहीं दी गई थी, जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रीय संघ का सदस्य न बन सका। राष्ट्रपति सीनेट की राजी करने के लिए कई प्रयत्न भी करता है। वह सीनेट की विदेशी संबंधी वाले कमेटी को अपने हाथों में रखने का प्रयत्न भी करता है। संधियों की बातचीत के समय भी वह सीनेट की प्रभावशाली सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर लेता है, ताकि उसके पश्चात उसकी आसानी रहे। तो राष्ट्रपति हार्डिंग्स ने वाशिंगटन निःशस्त्रीकरण संधि करते समय सीनेट में दोनों राजनीतिक दलों के सीनेटरों को संबोधित भी किया था, और 1928 ईस्वी में राष्ट्रपति केलोगो ने भी पेरिस पैक्ट करने के समय इस विधि का प्रयोग किया था। तो ये सारे कहते हैं ना कि एक ही जैसा होता है, और लागू करना ना करना है तो उनकी इच्छाओं पर ही निर्भर भी करता है। यदि बात करें अगली पॉइंट की, तो यह है कार्यकारी समझौता यानी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट। कई बार राष्ट्रपति के लिए सीनेट की संधि की स्वीकृति लेनी कठिन हो जाती है, तो उस समय दूसरे देशों के साथ संधि करने के स्थान पर राष्ट्रपति कार्यकारी समझौता कर लेता है, जिसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान के सम्राट के साथ एक कार्यकारी समझौता किया था, जिसका संबंध जापानी विदेशियों के साथ था। इस प्रकार के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन की रूजवेल्ट से कार्यकारी समझौता द्वारा ही बरतानिया की जल सेना के अड्डे की अदला बदली में 50 विध्वंस जहाज दिए थे। उसका डर था कि यदि यह संधि के द्वारा किया गया तो संभवतः सीनेट स्वीकृति न दे, परंतु यदि सीनेट चाहे तो राष्ट्रपति को किसी विशेष विषय के संबंध में कार्यकारी समझौता करने से मना भी कर सकती है। अगर उदाहरण देखें तो 1972 में सीनेट ने एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति निष्कर्षण का पुर्तगाल के साथ एक कार्यकारी समझौता करने पे मनाही भी कर दिया था। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर बात करें यहाँ पर व्यापारिक समझौता का, तो आधुनिक युग में देश की विदेशी नीति इसे बहुत ही सीमा तक आधारित होती है कि उस देश ने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की व्यापारिक समझौता किए हैं। इस समझौता को सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, और इससे शक्ति के द्वारा भी राष्ट्रपति किसी भी देश से संबंधी विदेशी नीति का आकार बदल भी सकता है। तो ये पावर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके लिए है। बात करें अगली पॉइंट की, राजदूतों और निजी प्रतिनिधियों का नियुक्ति, तो ये बात भी राष्ट्रपति पे लागू होती है। संविधान के अनुसार राजदूत और काउंसलरों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, परंतु इसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कई बार राष्ट्रपति सीनेट के कुछ सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए उस व्यक्ति को भी राजदूत नियुक्त कर देता है, ठीक है, जिसे मजबूर करता है, जिसे वह स्वयं पूर्ण विश्वास नहीं रखता। इसलिए राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अपने निजी प्रतिनिधि नियुक्त भी कर लेता है। इसकी नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। यह प्रथा राष्ट्रपति वाशिंगटन से ही आरंभ हुई, जिन्होंने सिर मैरिस को अपना विशेष दूत बनाकर लंदन भेजा था, और कई राष्ट्रपतियों ने चलते फिरते राजदूत नियुक्त भी किए, जिन्हें हैरी मंस का नाम वर्ण योग्य है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बनती है। यदि बात करें विदेशी राज्यों सरकारों को मान्यता देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आता है। द पावर रिकॉग्नाइज ऑफ न्यू नेशंस, नए बने राज्य का सरकारों को मान्यता देना विदेशी नीति का एक बहुत बड़ा यत्न है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की थी, और 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्यवादी चीन को भी मान्यता दी। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी नीति में एक नया मोड़ आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीनेट विदेशी नीतियों के नियंत्रण करने में पर्याप्त सीमा तक भागीदार है, परंतु यह एक योग्य और बुद्धिमान राष्ट्रपति अपनी शक्ति का यदि ठीक तरह प्रयोग करे तो वह सब चाहे देश की विदेश नीति भी बदल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आता है। बात यहाँ पर अगर आता है राष्ट्रपति की रक्षा तथा संबंधित शक्तियाँ, तो रक्षा संबंधित शक्तियाँ भी अमेरिकन राष्ट्रपति के पास बहुत होती है। संविधान के दूसरे अनुच्छेद की दूसरे धारा में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के थल और जल सेना का मुख्य सेनापति होगा। एक सेनापति के रूप में राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह जहाँ चाहे सेना भेज सकती है। संविधान इस पर यह रोक
लगाता है कि युद्ध के घोषणा वह नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, यानी शक्ति जो है कांग्रेस को दिया गया है। जब संविधान बना तो हेमिल्टन जैसे नेताओं ने इसकी सैनिक शक्तियों को कम कहा, परंतु आज राष्ट्रपति के रक्षा संबंधी बहुत प्रभावशाली शक्ति प्राप्त है। यह ठीक है कि वह युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है, परंतु वह अमेरिकन सैनिक को उन स्थानों पर भेजकर लड़ाई मोल ले सकता है जहां शत्रु हो। इस प्रकार कांग्रेस स्वयं ही युद्ध की घोषणा करने पर विवश हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति मेलकेन ने जो है स्पेन से युद्ध करने के लिए कांग्रेस के विवश कर दिया, क्योंकि उसने एक लड़ाकू जहाज हवाना के बंदरगाहों पर भेज दिया था। इसी प्रकार राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी कांग्रेस के स्वीकृति के बिना ही अमेरिकन सैनिक कोरिया के युद्ध में भेज दिए थे। हेमंस ने लिखा है कि जो है शीत युद्धों में गड़बड़ युद्ध के जो है घोषित युद्धों के इस युग में प्राय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध करने के अधिकार को हड़प लिया है, और इस प्रकार युद्ध की घोषणा करना अब एक रस्म बनकर रह गई है। अब तो कांग्रेस ने स्वयं ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह जिस समय चाहे परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। इसलिए रक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस का हस्तक्षेप नाम मात्र ही रह गया है। तो ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट बात है। यदि बात करें राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों का, तो वैधानिक शक्ति में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अमेरिकन राष्ट्रपति का पद बहुमुखीय है। जैसे पेस्टर ने भी अपने शब्दों में कहा था कि संयुक्त राष्ट्रपति मुख्य वैधानिक, मुख्य प्रबंधक और अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली का मुख्य विदेश नीति चालक होता है। यानी यूएसए प्रेसिडेंट इज द चीफ लेgislators of chief security and the chief conductor of the foreign policy in a American political system। तो इस प्रकार राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का मुख्य प्रबंधक ही नहीं होता है, तो इसका कानून बनाने में भी बड़ा भाग है। यह ठीक है कि अमेरिकन संविधान शक्तियों के पूर्तिकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार वैधानिक शक्तियां कांग्रेस को सौंप दी गई है, परंतु रोक और संतुलन के सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति को कई वैधानिक के द्वारा कानून बनाने और प्रभाव डालने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है, न ही उसके बाद विवाद में भाग ले सकता है और न ही से भंग भी कर सकता है। परंतु पोस्टर के शब्दों में संविधान के अमेरिका के संवैधानिक विविध के प्रारंभ और अंत में दोनों ही राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया था। निसंदेह प्रत्यक्ष रूप से जो है वैधानिक अधिकार न रखते हुए भी अमेरिकन राष्ट्रपति का कानून निर्माण में काफी हाथ है, जिसे हम अगली लिखित बातों पर स्पष्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है संदेश भेजने की बात। तो संदेश भेजने में जो है राष्ट्रपति और मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न ही उन्हें कांग्रेस के बैठकों में भाग लेने तथा बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति जब चाहे कांग्रेस को संदेश भेज सकती है, ठीक है, और शासन तथा देश के हित के लिए आवश्यक तथा उचित सुझाव भी दे सकती है। संविधान के दूसरे अनुच्छेद के धारा 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के समय समय पर राज्य के अवस्थाओं के विषय में सूचना देगा और उस पर विचार विमर्श करने के लिए ऐसे कानून का सुझाव देगा जो उसके विधि के अनुसार जो है आवश्यक तथा उपयुक्त हो। इस आधार के अनुसार जो है राष्ट्रपति कांग्रेस को उसके अधिवेशन के आरंभ में संदेश भेजता है, जिनमें शासन की आम रिपोर्ट होती है और कुछ आवश्यक कानूनों को पास करने की मांग भी की जाती है। इन संदेश जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं कांग्रेस में जाकर पढ़ सकता है या लिखित रूप में भेज सकता है, तुलना लगभग इंग्लैंड के तख्त से दिए गए भाषण से भी की जा सकती है। राष्ट्रपति लिखित संदेश भी भेज सकता है और कुछ राष्ट्रपतियों ने स्वयं जाकर भी कांग्रेस के सामने अपने संदेश रख सकते हैं। वाशिंगटन और विल्सन के स्वयं जाकर संदेश के तरीकों को अपनाया गया और 1975 में स्वेज संकट के समय राष्ट्रपति जो आइजनहॉवर ने कांग्रेस को व्यक्तिगत संदेश भी भेजा था और कहते हैं 28 अप्रैल 1883 को कांग्रेस को जो अधिवेशन में अपने जो एक विशेष जो है व्यक्तित्व में राष्ट्रपति रंगहेन ने जो है राष्ट्र और कांग्रेस के आग्रह भी किया कि वे उन्हें मध्य अमेरिकन कार्यक्रम को स्वीकार करें। देश भर में प्रचारित उनके इस भाषण का प्रथम उद्देश्य जो था
लसवाल्डोर के लिए $11 करोड़ की प्रस्तावित अमेरिकी सहायता कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करना था। जब कोई राष्ट्रपति कांग्रेस को संबोधित करता है तो वास्तव में वह संपूर्ण राष्ट्र को संबोधन होता है और इसके द्वारा वह जनता के प्रार्थना भी करता है कि वह कांग्रेस पर दबाव डालकर उसके द्वारा बताए गए आवश्यक कानून पास करवाए। कांग्रेस के समक्ष जो वैधानिक सुझाव आते हैं उनका बड़ा भाग राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझाव होते हैं। यह ठीक है कि कांग्रेस पर कोई जो है संवैधानिक बंधन नहीं है, परंतु वह इनकी आसानी से आंखों से ओझल नहीं कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। यदि बात करें हम यहाँ निषेधाधिकार का यानी वीटो पावर का, तो यदि राष्ट्रपति कानून निर्माण के आरंभ में प्रभाव डाल सकता है तो वह कानून बनाने की विधि के अंत पर भी खड़ा हो सकता है। संविधान के अनुसार कांग्रेस के द्वारा पास किया गया बिल तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे। इसलिए जब कांग्रेस के दोनों सदन बिल पास कर लेते हैं तो वह बिल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकृति की शक्तियों को दो प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर पहली तो शक्तियाँ यही है कि यदि राष्ट्रपति किसी बिल को पास होने से 10 दिन के अंदर अपनी आपत्ति के साथ कांग्रेस को लौटा देता है तो इसके विधि के अनुसार अस्वीकारित कहते हैं। परंतु यह निषेधाधिकार वीटो पुण्य नहीं होती है। यदि कांग्रेस दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से उसे दोबारा पास करके भेज दे तो अपनी स्वीकृति देना ही पड़ती है। राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर बिल पर स्वीकृति देने या न देने का निर्णय करना पड़ता है। यदि इस 10 दिन तक राष्ट्रपति बिल पर कोई निर्णय न ले तो 10 दिन के बाद उस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मान ली जाती है और बिल कानून बन जाता है। परंतु शर्त यह है कि कांग्रेस का उस 10 दिनों के अधिवेशन चलता रहे। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है पॉकेट जो निषेधाधिकार का, पॉकेट वीटो पावर की। कई बार राष्ट्रपति का जो निषेधाधिकार पुण्य बन जाता है यदि कांग्रेस की 10 दिन पूर्व ही बैठक उठ जाता है तो जो है बिल जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने कई कार्यवाही नहीं की है अर्थात स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया है स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति कई बिलों को समाप्त कर सकता है। यह अस्वीकृति संपूर्ण होती है, इसे हम जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है। यह अस्वीकृति बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि देखा जाता है कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के पिछले दिनों में ही जल्दी जल्दी बहुत कानून पास करती है और इस प्रकार राष्ट्रपति इस वीटो का भी भली प्रकार प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति क्वीनलैंड ने 414 विधायक अस्वीकार किए थे जिनमें से 107 नियमित और 307 पॉकेट जो निषेध अधिकार थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 371 विधायकों को नियमित निषेध अधिकार द्वारा जो है 260 विधायकों के पॉकेट निषेध अधिकार द्वारा अस्वीकार किया गया था। राष्ट्रपति कॉटन ने भी 31 बिल पर निषेधाधिकार प्रयोग किया जबकि राष्ट्रपति रीगन ने अपने पहले 4 वर्ष में सिर्फ 39 बिलों पर निषेधाधिकार को प्रयोग किया। साधारण निषेध को भी रद्द करना कांग्रेस के लिए कोई सरल काम नहीं होती है क्योंकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ही प्रस्ताव पास करके उस निषेध को रद्द किया जा सकता है। इसमें निर्णय ने भी अधिकार को राष्ट्रपति की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया जिसे जो है निषेधाधिकार कार्यपालिका की आत्मरक्षा वचन स्वीकार किया और वह जो है राष्ट्र के कानूनों और अधिकारियों के संचालन के मार्गदर्शन के साधनों को रूप में निर्धारित हो गया। वह प्रत्येक कानून के लागू होने वाले सामान्य प्रयोजन की शक्तियों के रूप में विकसित है और उसे कार्यपालिका के कानून निर्माण में विधान पालिका की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया जैसे कि वह कांग्रेस के सदन हो। उसके पश्चात है विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित समय पर होते हैं परंतु साधारण अवसर पर जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के दोनों सदनों अथवा एक सदन का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और इस दिनों के समय के बारे में मतभेद होने पर वह आवश्यक समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति अधिवेशन की अवधि भी बढ़ा सकता है। विशेष अधिवेशन में कांग्रेस केवल उन विषयों पर ही विचार करता है जो राष्ट्रपति उसके सामने रखते हैं। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ कानून निर्माण पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रभाव डालने के कुछ और साधन के ऊपर तो ये बात साफ होता है कि उपयुक्त शक्तियों द्वारा जो है राष्ट्रपति कांग्रेस पर बहुत प्रभाव डालता है और ये शक्तियों तो उसे संविधान के अनुसार प्राप्त है परंतु उसके अतिरिक्त कई और संवैधानिक साधन भी है जिनसे वह अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाने पर प्रभाव डाल सकता है।
ठीक है। अगर बात करें नियुक्तियों के अधिकार से प्रभाव, तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राष्ट्रपति 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वह इन नियुक्तियों के द्वारा सेनेट की जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने साथ कर लेता है, क्योंकि वह इनकी सिफारिशों के अनुसार ही नियुक्ति करता है। यदि कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो उसे यह आशा नहीं रहती है कि उसके मित्र आदि नौकरियों ले सकेंगे, परंतु यह प्रभाव राष्ट्रपति पद के प्रारंभ में ही प्रभावशाली होते हैं जब नई नियुक्तियां करनी होती है। उसके पश्चात आधुनिक युग में कानून बनाना एक बड़ा तकनीकी कार्य बन गया है। कांग्रेस के सदस्य जिन्होंने कानून निर्माण करना होता है, यानी कांग्रेस के पास जो है निर्माण करने की पूरी सदस्यता दी गई है, यानी कानून बनाने की। साधारणतः तकनीकी बातों से अनजान होते हैं, इसलिए इनकी कानून निर्माण करते समय प्रबंधन अफसरों की राय लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति इन नौकरशाहियों के मुखिया होते हैं, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों पर अपना प्रभाव भी स्थापित करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दल का नेता होता है, तो राष्ट्रपति अपने दल की मशीनरी के द्वारा कांग्रेस में अपनी पार्टी के सदस्य से अपनी आवश्यकता अनुसार कानून पास करवाने के प्रयत्न भी करता है, क्योंकि अगले चुनाव में वह उन्हें दल की टिकट से वंचित कर सकता है यदि वह उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो आगे है राष्ट्र के नेता के रूप में इसका प्रभाव क्या होता है। तो जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के जो है संवैधानिक कार्य पर राष्ट्र का नेता होने के कारण भी प्रभाव डालता है। वह अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा आम जनता से प्रार्थना भी कर सकता है कि वह देश के अच्छे राज्य प्रबंधन के लिए कांग्रेस पर प्रभाव डाले, ताकि उसके दिए हुए सुझावों को कांग्रेस कानूनी रूप दे। राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रेडियो पर अगेठी के पास बैठकर भाषण इन फायरसाइड चैट दिया करता था, इसलिए इन प्रभावों के द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस के आवश्यक कानून बनवा ही लेता है। उपयुक्त बातों से यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि राष्ट्रपति के पास कई वैधानिक अधिकार है, परंतु इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां सीमित है। इसमें लस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि वह नीति का आरंभ कर सकता है, परंतु इस पर वह नियंत्रण नहीं कर सकता है। वह अपने संदेशों के द्वारा कानून का आरंभ तो करवा सकता है, परंतु उसको यह कभी विश्वास नहीं होता है कि वो उसकी कानूनी रूप दे सकेगा या नहीं। अब बात आती है अगला पॉइंट, जिसमें उसको शक्ति के रूप में है वित्तीय अधिकार। बात यदि करें वित्तीय अधिकार का, यानी फाइनेंशियल पावर का, तो कहते हैं वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है, परंतु राष्ट्रपति को भी वित्तीय संबंधित थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त है। बजट राष्ट्रपति के देख रेख में तैयार होती है और बजट को पास करना या न करना, उसमें कमी करना कांग्रेस का अधिकार है। उसके पश्चात है न्यायालयिक शक्तियाँ, यानी जुडिकल पावर। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियाँ भी है। राष्ट्रपति को क्षमा करने, दंड घटाने और स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 2 अनुभाग 2 के अनुसार जो है महाभियोग को अपराधियों के अतिरिक्त जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी को वह क्षमादान दे सकता है, अर्थात जो है प्राण दंड को पुण्य अतिरिक्त समय प्रदान भी कर सकता है। ही शैल बी पावर टू द ग्रांट ऑफ रिवॉर्ड टू द प्रोडेंस फॉर्म टू द ऑफिसर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एक्सपेक्ट इन केस ऑफ इम्प्लीचमेंट, यानी संवैधानिक न्यायालय के यह निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने के पश्चात कानून की दृष्टि में वह व्यक्ति उसी तरह अनजान हो जाएगा जैसे वह अपराध करने से पूर्व था, परंतु क्षमा समिति या शर्त के अधीन भी हो सकती है। राष्ट्रपति मृत्यु का दंड घटाकर उम्र कैद दंड कर सकता है। राष्ट्रपति आम क्षमा भी दे सकता है। आम क्षमा का अर्थ है कि कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर यदि कोई अपराध किया है तो उसकी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जो सख्त विद्रोह करने वाले सभी व्यक्तियों को राष्ट्रपति जैक्सन ने जो कुछ शर्तों पर छोड़ दिया था, और 1974 में राष्ट्रपति फेडरल ने अपनी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति निष्कर्षण को क्षमा प्रदान भी किया था। वाटरगेट कांड्स के संदर्भ में राष्ट्रपति निक्सन पर अनेकों आरोप भी लगाए गए थे। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट था न्यायिक शक्तियों के रूप में। उसके पश्चात आता है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि भारत में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान में बहुत विस्तार से किया गया है। परंतु अमेरिका में संकट के समय समस्त शासन की भागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। संकट का निर्णय भी राष्ट्रपति ही करता है। कांग्रेस भी संकट का सामना करने के लिए अनेकों शक्तियां राष्ट्रपति को दे देती है। संकट के समय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को जितना अधिक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। उदाहरणतः प्रथम
युद्ध के दौरान जो 1914 से 18 के दौरान हुई थी, राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध के अंतर्गत 14 सूत्रीय अधिकारी का प्रयोग किया था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी युद्धकालीन शक्तियों का जो है खुलकर प्रयोग किया था। युद्ध के दौरान नागरिकों को बहुत से अधिकार स्थगित भी कर दिए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसमें शक्ति इमरजेंसी पावर के विषय। यदि बात करें राष्ट्रपति के राष्ट्रीय नेता के रूप में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। निस्संदेह राष्ट्रपति दल के एक नेता के रूप में चुना जाता है, परंतु जब वह कार्यकारी का मुखिया बन जाता है तो यह केवल अपने दल का नेता ही नहीं रहता है, अतुल पुण्य राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व और चिन्ह बन जाता है। निस्संदेह अमेरिकन संविधान शक्तियों का वितरण करता है और राष्ट्रपति को इस कारण से जो है सामूहिक नेतृत्व भी प्राप्त होती है, परंतु लोगों में सदा एक नेता का भूख रहती है। वो आवश्यकता न हो तो कांग्रेस पुण्य कर सकती है, न सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथों में चला गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सामूहिक देश के प्रतिनिधित्व कर सकता है। कोई भी सीनेट का सदस्य चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, कमजोर से कमजोर राष्ट्रपति का भी सामना नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस से दिया गया आदेश या भाषण सारे देश तथा विश्व के लिए महान महत्व रखता है। जनता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार की कहते हैं समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रपति द्वारा पथ प्रदर्शन किए जाने की प्रतीक्षा में रहता है। वुडरो विल्सन ने कहा है कि राष्ट्र की जनता राष्ट्रपति की आशा करती है कि वह अपने राजनीतिक दल के नेता और साथ ही सरकार के कुछ कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करे, और जनता इस कार्य में राष्ट्रपति की ओर से कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होता है। मुनेरो ने भी इसलिए भी व्हाइट हाउस को देश का सबसे बड़ा मंच बताया है। जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सारा राष्ट्र नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर देखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति की संयुक्त राज्य अमेरिका की पुकार माना जाता है और पश्चिमी गुट का नेता होने के कारण अमेरिकन राष्ट्रपति विश्व की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालता है। विदेशी संधि के विषय में राष्ट्रपति द्वारा दी गई घोषणा केवल अमेरिका के लिए महत्व नहीं रखती है, तुल सारे विश्व इसके ध्यान से सुनता है। लश्करी के शब्दों में भी बात पूरे साफ था कि किसी दिन उसे वाशिंगटन की जो है राष्ट्रीय दृढ़ता के लिए जॉर्ज पंचम जो है चित्र स्वीकृति करना पड़ सकता है। उसे मंगलवार को अमेरिकी में क्रांति की कन्याओं का स्वागत करना पड़ सकता है तथा बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा संघ का स्वागत करना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि उसे बलचारों के नाम संदेश भेजना भी हो, विदेशों से आए हुए शाही अतिथियों से मिलना हो, न्यायाधीशों के साथ भोज में सम्मिलित होना हो या विदेशों से आए हुए शाही अतिथियों से मिलना हो, न्यायाधीशों के साथ भोज में सम्मिलित होना हो अथवा राजदूतों को मनोरंजन के लिए आयोजित समारोह में भाग लेना हो, तो सभी में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। वो अपने दल की राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता को नियुक्त भी करता है और उसकी सलाह से पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण पदों की भर्ती भी की जाती है। उसके दल के पदाधिकारी दल के सभी महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णय के बारे में उसे परामर्श भी करते हैं और उसके विचारों को बहुत अधिक महत्व भी दिया जाता है। अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए धन संग्रह में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि राष्ट्रपति के दल का ही कांग्रेस में बहुमत हो तो उसे कांग्रेस के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार विधायक अथवा बजट पास करने में बहुत आसानी रहती है, परंतु अमेरिकन राष्ट्रपति का अपने दल के विधायकों पर उतना नियंत्रण नहीं है जितना कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में दलीय संगठन ढीला और विकेंद्रीकृत है, इसलिए राष्ट्रपति को अनुशासन के स्थान पर सहयोग से अधिक काम लेना पड़ता है। अगली बात आता है राष्ट्रपति की स्थिति। देखिए, राष्ट्रपति की स्थिति इसी बात पे निर्धारित होती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर वर्णन यह स्पष्ट होता है कि उसका पद बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल कार्यपालिका का ही प्रमुख नहीं बल्कि राज्य का भी मुख्य है और राष्ट्र के प्रतीक है। वह केवल कार्यकाल का ही नेतृत्व नहीं करता है बल्कि कांग्रेस और कभी कभी न्यायपालिका का भी नेतृत्व करता है। इसमें मुनेरो का कहना है कि जब संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि कार्यपालिका शक्तियाँ एक राष्ट्रपति के हाथ में निहित होगी तो उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि किसी दिन ये जो है 9 शब्द राष्ट्रपति को इतनी शक्तिशाली
सौंप देंगे जो कि आज का लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को नहीं मिली हो। इसमें सीवर्ट ने राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था कि हमारे 4 वर्ष के लिए सम्राट का चुनाव करते हैं और कुछ सीमाओं के अंदर उसे निरंकुश शक्तियां प्रदान भी करते हैं जिनकी जो है व्याख्या वह स्वयं भी कर सकते हैं। We elect to the king for the 4 years and give to the absolute power within the container limits which is after all of the can interpreted to be himself। यानी राष्ट्रपति की शक्ति की व्यापक है तथा जो है स्वयं विवेक का उसे पुण्य अवसर प्राप्त होती है। संकट काल में तो उसे तनाशाह की शक्ति भी मिल जाती है। सर हेनरी मेंस का कहना है कि राष्ट्रपति शासन करता है और राज्य नहीं करता, यानी शासन करता है राज्य नहीं करता है। शासन का कोई काम जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। तो यह कई बातों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तिशाली है, जैसे कि कांग्रेस उसे अपने पद से नहीं हटा सकती है। वह इंग्लैंड के राज्य से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह अपनी शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है। आज राष्ट्रपति का चुनाव वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होती है और इसे जो है राष्ट्र का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी बना दिया करते हैं। कहते राष्ट्रपति विल्सन ने इस पद के महत्व को बताते हुए कहा था कि समस्त राष्ट्र ने उसको चुना है और उसे पास राष्ट्रपति के अतिरिक्त और कोई दूसरा नेता नहीं है तथा उसे सभी राष्ट्रीय मामलों में बोलने का अधिकार है और एक बार जब देश का विश्वास तथा प्रशंसा प्राप्त कर लेता है तो कोई अन्य शक्ति या शक्तियों का समूह उसकी अविश्वास नहीं कर सकता है। वह किसी एक निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता है बल्कि समस्त जनता का प्रतिनिधि होता है। वो किसी विशेष हित के लिए नहीं बोलता है, समस्त राष्ट्र के लिए बोलता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था अमेरिकी के राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में जो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण था। हमने हर एक अंक के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जाना और समझा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था और त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि जितना हो सके उन बच्चों तक भी ये पहुँचना चाहिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फाइनल ईयर में है, 5th सेमेस्टर में है और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने में त्रिपाण सहायता करने की आवश्यकता है। और सहायता करने के लिए आपको कुछ अधिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।